नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिएगा, आज राजस्थान जीके का हमारा 6वां वीडियो है। लगातार सीरीज आप लोगों के सामने राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है। हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सुभाष चारण की क्लास, इसके नोट्स हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल खुराना स्टडी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आचार्य को नमन करते हुए, आपके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़रा पूरी क्लास को देखिएगा और प्रत्येक विद्यार्थी से हमारा अनुरोध है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स वाली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं हम राजस्थान का अपवाह तंत्र कि राजस्थान के अंतर्गत जो नदियां बहती हैं उनका अपवाह क्षेत्र, कौन सी नदी किस स्थल से निकलती है, उसका उद्गम क्षेत्र और किस जिले से होकर के बहती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। चलेगा, शुरू करते हैं हम लोग। तो राजस्थान में जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, उसको याद रखें आप लोग। 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। 3 भागों के अंतर्गत राजस्थान में अपवाह तंत्र को बांटा गया है। पहला, अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर ये अपवाह तंत्र, जिसमें हम अरब सागर की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो ये अरब सागर की जो नदियाँ हैं राजस्थान के क्षेत्रफल पर 17% भाग पर फैली हुई हैं। दूसरी है अंत्य प्रवाही नदियाँ, जो राजस्थान के 60% क्षेत्रफल को घेरती हैं। और तीसरी है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जो राजस्थान के 23% भूभाग पर फैलती हैं या बहती हैं। ध्यान रखना आप लोगों को कि राजस्थान में जो अंतःस्रावी नदियाँ हैं, राजस्थान में अंतःस्रावी या अंत्य प्रवाही नदियाँ जो हैं सर्वाधिक है, 60% भूभाग को घेरती हैं। और कारण इसका यह है कि यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से अंत्य प्रवाही नदियाँ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अरावली को राजस्थान की विभाजक जल रेखा के नाम से जाना जाता है। जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, याद रखें आप लोग, इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। ठीक है, ये राजस्थान में है, इसलिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजक रेखा कही जाती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो नदियां हैं उन दोनों को अलग अलग कर देती है। और राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण भी अरावली पर्वतमाला को ही माना जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले मानसूनों को भी विभाजित कर देती है। इस तरीके से देखेगा, मैंने आपको यहाँ पर ये डायग्राम बना के दिखाया गया है कि एक तरफ तो अरब सागर की नदियाँ हैं और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। इसमें बीच में अरावली पर्वतमाला है जो जल विभाजक का काम कर रही है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल अगर बात करें तो देश का 1.16% भाग पर फैला हुआ है। और भूमिगत जल राजस्थान में देश का 1.69% भाग पर है। सतही जल की बात करें तो देश में 1.16% और भूमिगत जल की बात करें तो 1.69% भाग पर है। भूमिगत जल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, कुल ब्लॉक का भारत के अंतर्गत 249 हैं, याद रखें आप लोग, जिनमें से डार्क जोन कितने हैं, 198 डार्क जोन है। और डार्क जोन 198 में से क्रिटिकल जो जोन है अपने 140 हैं और सुरक्षित जोन अपने 25 हैं। कितने हैं, 25। ये डायग्राम आप लोग याद रख ले यदि आपसे भूमिगत जल के बारे में, ब्लॉक और जोन के बारे में पूछा जाए तो। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अरब सागरीय नदियों के बारे में। अरब सागर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, अरब सागर से 4 नदियां, अरब सागर में
से 4 अरब सागर की जो नदियां हैं अरब सागर में जाकर के मिलती हैं, वो 4 नदियां हैं राजस्थान की। पहली है लूनी नदी, दूसरी माही, तीसरी पश्चिमी बनास नदी और चौथी है साबरमती नदी। दोस्तों ये हस्तलिखित नोट्स हैं, यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा कि अरब सागर की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल और उसका विस्तार क्षेत्र कहां पर है और वो अरब सागर में जाकर के कैसे मिलती हैं, किस किस स्थलों से होकर के गुजरती हैं, कहां नदियों का उनका संगम होता है, ये सारी जानकारी हम विस्तार से करने वाले हैं। पहली बात करते हैं हम लूनी नदी। अरब सागर की जो नदियों का अपवाह तंत्र है, यहाँ से प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत। याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनका अपवाह क्षेत्र भी बताऊंगा, जरा वीडियो पर पूरा गौर से ध्यान दीजिए। पहले बात करते हैं हम लूनी नदी की। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र याद रखें आप लोग, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है लूनी नदी और इसका संगम होता है कच्छ के रण में। कच्छ का एक रण है जो फिलहाल में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो याद रखें 495 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में 350 किलोमीटर और कुल लंबाई यदि पूछी जाए उद्गम क्षेत्र से लेकर के अरब सागर में मिलने तक की कुल दूरी 495 किलोमीटर। यदि आपसे अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो याद रखें आप लोग, ये ट्रिक याद रखिएगा, अपना बजाज, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे कि ये नदी किन किन जिलों से होकर राजस्थान में गुजरती है। अपना बजाज, तो देखिएगा अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, इन 6 जिलों से होकर के ये राजस्थान में गुजरती है लूनी नदी। यदि आपसे इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिएगा, सूकी बांडी खारी जो जमाई से मिली, सूकी बांडी खारी जो जबाई से मिली। यही दोस्तों ट्रिक याद रखें आप लोग सहायक नदियों की। और पूरी नदियां देखिएगा आप लोग, सूकी का मतलब सूकड़ी नदी, बांडी नदी, खारी नदी, जोजड़ी नदी, जबाई नदी, सागी नदी, मीठड़ी लीलड़ी नदी और एक अंत में है गुइया नदी। ये नदियां हैं कुल, याद रखें आप लोग, टोटल 9 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। अपवाह क्षेत्र के बारे में हमने बात की, कुल लंबाई के बारे में बात की। ज़रा एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है, कच्छ के रण में इसका संगम होता है, कुल लंबाई 495 किलोमीटर लंबी और राजस्थान में 350 किलोमीटर लंबी है। अपवाह क्षेत्र इसका याद रख लें आप लोग, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। सहायक नदियां हैं इसकी सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जमाई, सागी, मीठड़ी लीली और गुहिया। ये 9 नदियां हैं इसकी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के लूनी नदी का पूरी तरीके से विस्तार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको लूनी नदी का पूरा डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा डायग्राम आप लोगों के सामने ये रखा हुआ है कि लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र और उसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ किस जगह से आकर के मिलती है। नाग पहाड़ से निकलती है। ध्यान रखें आप लोग, इस नदी के अंतर्गत मिलने वाली एक सहायक नदी जो है बांडी, वो एक रासायनिक नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रासायनिक नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जो नदियाँ निकलती है इनका उद्गम क्षेत्र पाली है। क्लियर? पाली से होता है
खारी नदी का उद्गम स्थल जालौर से होता है। कच्छ के रण के अंतर्गत इसका संगम होता है, जहाँ ये नेहड़ रन से होकर के गुजरती है जालौर से। सांगी नदी जालौर से इसका उद्गम होता है और इसका जो संगम होता है कच्छ के रण में बाड़मेर से होते हुए होता है। इस तरीके से ये डायग्राम आप लोग याद रखें लूनी नदी का। अब लूनी नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है ज़रा ये भी याद रखें। तो देखिएगा, सागरमती, लवणवती, आदि मीठी और आदि खारी। आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और याद रखें, एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। प्रश्न ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंत्य सलीला नदी किसे कहा गया है। तो याद रखें आप लोग, लूनी नदी को ही अंत्य सलीला नदी कहते हैं। और ये किसने नाम दिया था? कालिदास ने इसको अंत्य सलीला नदी के नाम से लिखा था अपने ग्रंथ के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद में रेल नाड़ा। रेल या नाड़ा क्या है ज़रा इसको देखिएगा, रेल या नाड़ा। तो लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको कहा जाता है रेल या नाड़ा। और इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? जालौर के अंतर्गत। यानी जालौर के अंतर्गत लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है जोजड़ी नदी। अब देखिएगा, इसकी सहायक नदियों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। लूनी नदी के कहाँ से इनको ये मिलती हैं नदियाँ, कैसे मिलती है, इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है, ज़रा देखते जाइएगा। तो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न भी मैं आपको जहाँ से बनने की कोशिश होगी, एग्जाम में प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने की संभावना प्रश्न कहाँ से बनने लायक हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। कि लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखें आप लोग, जोजड़ी नदी। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, तो वो कौन सी है? जोजड़ी नदी। ये दोनों ही प्रश्न आप लोग याद रख लें, कन्फर्म एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से रहती है। उसके बाद में बालोतरा बाड़मेर। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लूनी नदी का पानी खारा किस जगह पर जाकर के होता है? तो याद रखें आप लोग, बालोतरा बाड़मेर में आकर के इसका पानी खारा हो जाता है। किसका? लूनी नदी का। उद्गम से लेकर के बाड़मेर तक तो यह मीठी नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही बालोतरा बाड़मेर में आकर के बहती है तो इसका पानी खारा हो जाता है और लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। लूनी नदी के कारण बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्लियर। राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 10.40% योगदान है कुल अपवाह तंत्र का। देखिएगा लूनी नदी का कितना बड़ा योगदान है। अब लूनी नदी से संबंधित बांध भी यदि आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखें। जसवंत सागर बांध, पहला है जसवंत सागर बांध। कहाँ पर है? जोधपुर में, लूनी नदी पर। याद रख लें आप लोग, लूनी नदी पर बनने वाले बांधों के बारे में बात कर रहे हैं। कुल 4 बांध हैं। तो पहला जसवंत सागर पिछियाक बांध बोलते हैं जिसको, यह जोधपुर में लूनी नदी पर है। हेमावास बांध, यह पाली नदी में बांडी नदी पर है, पाली ज़िले में। जवाई बांध, यह पाली ज़िले में जवाई नदी पर है। और बाकली बांध, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लें आप लोग, प्रश्न का ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो बाकली जो बांध है वो जालौर में है, सुकड़ी नदी पर। क्लियर। आगे देखिएगा, नोट दिया गया है, जहाँ से नोट की कोशिश होगी वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। जहाँ पे नोट लिखा होगा वहाँ से प्रश्न बनता है 100%। तो जवाई बांध के बारे में बात करें तो देखिएगा, जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में जवाई नदी पर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है।
इसी के कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं, जो राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है। सेई जल सुरंग से, याद रखें आप लोग, सेई जो जल सुरंग है उससे इसकी जलापूर्ति की जाती है जवाई बांध की, यदि इसमें पानी कम पड़ जाता है। आपसे पूछा जाए भाई सेई जल सुरंग क्या चीज़ है, तो याद रखें आप लोग, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है और यह उदयपुर से पाली तक, उदयपुर से पाली तक इसका विस्तार है, जो जवाई बांध में पानी की जलापूर्ति करती है। ये फैक्ट आप लोग याद रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियों का अपवाह तंत्र, और हम आपको ये पहला पार्ट बता रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की। अगली नदी है लूणी के पश्चात में आती है दूसरी नदी हमारी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। अब इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो देखिएगा, इसका उद्गम होता है मेहंद झील से, जो अमरेरू की पहाड़ी से निकलती है, और ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरेरू की पहाड़ी है विंध्याचल पर्वतमाला में, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहंद झील से ये निकलती है। टोटल पूरी कंप्लीट डिटेल्स याद रखें आप लोग। और इसका संगम होता है दोस्तों खंबात की खाड़ी गुजरात में। खंबात की खाड़ी गुजरात में माही नदी का संगम होता है। और यदि आपसे इसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो याद रखें आप लोग 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। इसका यदि आपसे अपवाह क्षेत्र पूछा जाता है तो राजस्थान में केवल 2 जिले हैं। राजस्थान में केवल 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक चीज़ और याद रखें आप लोग, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। इसलिए इसे बागड़ की गंगा के नाम से जानते हैं, बागड़ की गंगा। क्लियर? ये फैक्ट आप लोग याद रख लें। अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ज़रा देखिएगा, ट्रिक से याद रखें आप लोग, वैसे तो याद नहीं होगी। ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए अन्ना चारपाई में सो जा, ये ट्रिक है इसकी। तो एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और झाकम, ये इसकी 6 सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रख लें आप लोग। एराव, उन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम, ये 6 इसकी सहायक नदियां। ज़रा डायग्राम से आप लोग देखिएगा कंप्लीटली इसको। आप लोग एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर नबाटापुरा, नबाटापुरा डूंगरपुर बेणेश्वर धाम है जहाँ पर मेला लगता है। उस जगह पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं तो ज़रा याद रख लें आप लोग। जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से निकलती है, एक सोम नदी, ठीक है, और एक माही नदी। एक कौन सी है? माही नदी। इन तीनों का संगम होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। एक प्रश्न और बनता है, काठल की गंगा किसे कहते हैं? तो याद रखें माही नदी को ही काठल की गंगा कहते हैं। काठल क्षेत्र प्रतापगढ़ में आता है, ठीक है। और इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में है। एक बांध हमारा यहाँ पर बना हुआ है कनाडा बांध, कनाडा है ये, याद रखें आप लोग, कनाडा बांध, एक कनाडा बांध बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा भाई
कि ये जो नदी है हमारी माही नदी राजस्थान में प्रवेश जब करती है तो सबसे पहले किस जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो याद रखें, बांसवाड़ा का एक खादू गांव है, वहां से ये माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इस तरीके से इसकी आकृति है यू आकार में, ठीक है, यू आकार में। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो जरा देखिएगा 2 बार पार कर रही है, कर्क रेखा को 2 बार पार कर रही है। क्लियर? चलिए, अब इसके उपनामों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो देखिएगा, इसके 4 उपनाम हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसको बागड़ की गंगा भी कहते हैं, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में है, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये 4 उपनाम इसके आप लोग याद रख लें। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, ज़रा एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी दोस्त। त्रिवेणी संगम की हम बात कर रहे थे तो देखिएगा, त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम नबाटापुरा में लगता है, जहाँ पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, मेला लगता है। तो वहीं पर इसका त्रिवेणी संगम है जिसमें 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, माही, सोम और जाखम, ठीक है। और यहाँ पर मेला भी लगता है, जो माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे कुंभ या आदिवासियों का मेला कहते हैं, वो इसी त्रिवेणी संगम स्थान पर होता है। और इस मेले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आने वाली जनजाति यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी? भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में इस मेले में भाग लेती है। प्रश्न और देखिएगा आप लोग, इस नदी से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। कर्क रेखा को 2 बार करने वाली एकमात्र विश्व की नदी, कर्क रेखा को 2 बार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। क्लियर? सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, स्टेट की एग्ज़ाम जो हुई थी पीटीईटी की। तो याद रखें आप लोग, माही की सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया था जिसे सुजलाम सुफलाम परियोजना कहते हैं। और ये कहाँ पर की गई थी? सबसे पहले बाड़मेर के अंतर्गत चलाई गई थी, जिसका संचालक किसने किया था? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के माध्यम से, जो ट्रॉम्बे के अंतर्गत महाराष्ट्र में है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंतर्गत है, उसके द्वारा ये संचालित की गई थी परियोजना। क्लियर? उसके बाद में राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी राजस्थान की, तो वो कौन सी है? माही नदी। अब माही की बांध परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई परियोजनाएं, कई बांध बनाए गए थे। जरा देखिएगा, माही बजाज सागर बांध परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ये 2 परियोजना है, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप, ये दोनों बांसवाड़ा में है। उसके बाद में कडाना बांध, ये गुजरात में है। सोम कागदर परियोजना, ये उदयपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में। ये एसटीसी 2015 में पूछा गया था, एसटीसी 2015 में पूछा गया था। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर है? तो याद रख ले आप लोग, डूंगरपुर में। उसके बाद में जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। अब इन माही परियोजना जो है, इनके बारे में बात करते हैं डिटेल से ज़रा। तो माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55% हिस्सा है। कितना अधिकार है? राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% अधिकार है इस बहुउद्देशीय परियोजना को संचालित करने में। और ये कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? यही है माही बजाज सागर बांध परियोजना,
जो कितनी है, याद रख लें आप लोग, 3.109 मीटर। क्लियर। उसके बाद में आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना भी है, और इस परियोजना से उत्पादित होने वाली जल विद्युत की अगर हम बात करें तो पहले स्टेज के अंतर्गत याद रखें 50 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न होती है। कैसे होती है, यानी कि 25 मेगावाट और 25 मेगावाट 2 यूनिटों में होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में 45 मेगावाट की 2 यूनिट्स होती हैं, जिनसे 90 मेगावाट तक की विद्युत उत्पन्न की जाती है, 90 से लेकर के 140 मेगावाट तक। और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की आपूर्ति यही मही बजाज सागर बांध परियोजना ही करती है अपनी विद्युत के द्वारा। अगली है जाखम बांध परियोजना। तो ये कहाँ पर है, याद रख लें आप लोग, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य में है जाखम बांध, और यह प्रतापगढ़ जिले में आता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, जाखम बांध है। कितना है, 81 मीटर ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा है। क्लियर, ये फैक्ट आप लोग याद रखें। उसके बाद में नंबर तीसरी नदी है बनास नदी। इसका उद्गम क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखें नया सानवरा से निकलती है, जो सिरोही जिले में है। नया सानवरा सिरोही से निकलती है, और इसका जो संगम होता है वो छोटे कच्छ के रण में, छोटे यानी लिटिल कच्छ के रण में गुजरात में होता है। ये सारी नदियां अरब सागर की कच्छ के रण से होकर ही गुजरती हैं, वहाँ पर इनका संगम होता है। अपवाद क्षेत्र यदि राजस्थान में पूछा जाए तो केवल एक जिला है, सिरोही। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो 2 सहायक नदियां हैं, पहली कुकड़ी और दूसरी सूकली, ये 2 नदियां हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इस नदी के किनारे पर बसे हुए शहर कौन से हैं, तो याद रख लें आप लोग 2 शहर है। पहला राजस्थान का माउंट आबू सिरोही यानी आबू सिरोही है, और दूसरा है गुजरात का डीसा नगर, जो इस नदी के किनारे पर बसे हुए केवल 2 शहर हैं। पहला सिरोही का आबू क्षेत्र और गुजरात का डीसा नगर। क्लियर। अगली बात करते हैं हम साबरमती नदी देखिएगा, इसका उद्गम क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो पडराना की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। यदि आपसे लंबाई पूछी जाए साबरमती नदी की तो कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, और राजस्थान में 45 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की यदि आपसे पूछा जाए तो केवल उदयपुर में ही ये नदी बहती है, केवल उदयपुर जिले के अंतर्गत, और मात्र 1% क्षेत्रफल पर 1% मात्र नदी उदयपुर में बहती है। बाकी का राजस्थान में इसका कोई अपवाह क्षेत्र नहीं है। आपसे यदि इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो आप लोग ट्रिक याद रखें, वैसे हमें मावा चाहिए। ट्रिक क्या है, वैसे हमें मावा चाहिए। तो इसकी सहायक नदियां आप लोग विस्तार से देख लीजिए। बेतरक, दूसरी है सेई, तीसरी है हतमती, चौथी है मेरवा, पांचवी है मानसी, और छठवीं है बाकल, और सातवीं है माजम। ये 7 नदियां हैं। साबरमती नदी की सहायक नदी आप लोग याद रखें कंप्लीटली, ट्रिक के माध्यम से भी, वैसे हमें मावा चाहिए, ये ट्रिक है इसकी। अब साबरमती की नदी के किनारे बसे हुए केवल 2 शहर, जो मैंने आपको साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से शहर हैं जरा विस्तार से। ये शहर है अपने, ठीक है, साबरमती के किनारे पर। ये राजस्थान की स्थिति है, केवल उदयपुर शहर है। अब देखिएगा साबरमती की सहायक नदियों की जो जल सुरंगें हैं, तो याद रखें आप लोग इन सुरंगों के बारे में भी। पहली है सेई जल सुरंग। तो ये साबरमती पर कहाँ से कहाँ तक है, याद रखें आप लोग,
उदयपुर से पाली तक, उदयपुर से पाली तक साबरमती की सहायक नदियों की जल सुरंग है, सेई जल सुरंग, उदयपुर से पाली। विशेषता क्या है कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो जवाई को जलापूर्ति करती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, लूणी नदी में। उसके बाद में मानसी बाकल जल सुरंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मानसी बाकल जल सुरंग के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है और कितनी है याद रखें आप लोग, 11.2 किलोमीटर लंबी है। देवास और मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को ये जलापूर्ति करती है। देवास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया जो परियोजना है उसको ये मानसी बाकल जल सुरंग जलापूर्ति का कार्य करती है। दूसरा पढ़ते हैं हम पॉइंट, अंतः प्रवाही नदियाँ। राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियाँ जो 60% भाग पर फैली हुई हैं। कारण है पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल का होना, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहली नदी, देखिएगा घग्गर नदी के बारे में। सबसे पहली नदी अंतःस्रावी में आती है, अंतः प्रवाही में आएगी घग्गर नदी। तो यदि आपसे घग्गर नदी के बारे में पूछा जाए तो फैक्ट काफ़ी हैं इस नदी के, एक एक पॉइंट ज़रा क्लियर करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद ही आपको ऐसा वीडियो कहीं यूट्यूब पर मुश्किल ही मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यदि आपसे घग्गर नदी के उद्गम के बारे में पूछा जाए तो याद रख लें आप लोग, कालका की पहाड़ी जो शिवालिक की श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश, कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश जो शिवालिक की पहाड़ियों की श्रृंखला से निकलती है और राजस्थान में केवल 2 जिले हैं इसके अपवाह क्षेत्र के, गंगानगर और हनुमानगढ़। केवल 2 जिले हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़ घग्गर नदी के, याद रखें आप लोग। यदि इसके उपनामों के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिएगा घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्राचीनतम नाम था सरस्वती नदी, ठीक है। इस सरस्वती नदी का प्राचीनतम नाम था, जिसे वेदों के अंतर्गत भी इसका उल्लेख किया गया है। इसे राजस्थान की सबसे दुखी नदी के नाम से जाना जाता है, सोरो ऑफ राजस्थान, राजस्थान का दुख कहा जाता है सरस्वती नदी को। उसके बाद में इसे मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, द्वैष्मती नदी भी कहते हैं और शोता नदी भी कहते हैं। क्लियर। यदि आपसे अपवाह क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखें आप लोग, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र अब हम आप लोग पढ़ा रहे हैं। देखिएगा घग्गर नदी जिस क्षेत्र से होकर के निकलती थी प्रत्येक स्थान पर इसका नाम अलग से पड़ गया। तो देखिएगा हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाली अपवाह क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहते हैं। ये 2 फैक्ट याद रखें कि भाई हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र उसे नाली या पाट कहते हैं, और दूसरा नाली या पाट कैसे कहते हैं कि जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र में जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है उसे भी हम नाली कहते हैं। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, हकरा। हकरा पाकिस्तान में इसका दूसरा नाम है। फोर्ट अब्बास की अगर हम बात करें तो देखिएगा पाकिस्तान में स्थित घग्गर नदी का अंतिम स्थान, यानी कि इसका उद्गम होता है वहां से लेकर के और लास्ट में इसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, घग्गर नदी का फोर्ट अब्बास तक बहती है ये। जलपट्टी की बात करें तो देखिएगा जैसलमेर में स्थित जो सरस्वती नदी का अवशेष है वो जलपट्टी कहलाती है। श्री राम बार्डरे व हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। श्री राम बार्डरे साहब और हनुमंता राय ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सरस्वती नदी के प्राचीनतम मार्ग को खोजने के लिए लगाया गया था। और हिमालय यानी जो शिवालिक की श्रृंखला है
शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय का ही एक अवशेष है। उससे राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। शिवालिक की पहाड़ियों से केवल एकमात्र राजस्थान में आने वाली नदी घग्गर है, जो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। ये फैक्ट याद रख लें आप लोग। राजस्थान यानी देश की, संपूर्ण देश की, पूरे भारत देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अगली है अपनी कांतली नदी। तो कांतली नदी निकलती कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है केवल राजस्थान के 2 जिले हैं, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू केवल इसके 2 क्षेत्र हैं राजस्थान में, और इसके अपवाह क्षेत्र को भी याद रखें आप लोग, तोराबटी के नाम से जाना जाता है। तोराबटी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंतर्गत, भाई गणेश्वर सभ्यता का उद्गम किस नदी के पास में हुआ था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में आती है, जो इस कांतली नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी। सोनारी सभ्यता जो झुंझुनू खेतड़ी में है, वो भी इसी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ये दोनों ही पॉइंट आप लोग याद रखें। तीसरी है बाणगंगा। बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो देखिएगा, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से। इसका अपवाह क्षेत्र 3 जिले हैं राजस्थान के, पहला जयपुर, दूसरा दौसा और तीसरा भरतपुर। ये डायग्राम आप लोग देखिएगा जरा इस नदी का, बाणगंगा नदी का, दिख रहा है ना क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार से। इस बाणगंगा नदी के उपनाम भी आप लोग याद रखें, अर्जुन की गंगा। पहला नाम क्या है? अर्जुन की गंगा, दूसरा है ताला नदी, और तीसरा है रुंडित नदी। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि रुंडित नदी किसे कहते हैं? तो बाणगंगा नदी को। वह नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे हम रुंडित नदी बोलते हैं। बी हेडेड रिवर यानी कि रुंडित नदी, जो किसी भी अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती, उसे रुंडित नदी। तो 3 नाम याद रखें, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। ये बाणगंगा नदी के नाम है। और ये राजस्थान में 2012 में बाणगंगा नदी को दिया गया था कौन सा? रुंडित नदी। याद रख ले आप लोग, रुंडित नदी राजस्थान में 2012 में बाणगंगा नदी को दिया गया था। ये प्रश्न यहाँ से बनने की कोशिश है काफ़ी बार। उसके बाद में इसकी परियोजनाओं की हम बात करें तो देखिएगा, इस पर 2 बांध बनाए गए थे। पहला है रामगढ़ बांध जो जयपुर में है, और दूसरा है अजान बांध जो केवलादेव भरतपुर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया। इंपॉर्टेंट जहाँ पर लिख रहा है वो प्रीवियस एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। अजान बांध में पानी की कमी होने के कारण इसकी जलापूर्ति पांचने बांध से गंभीर नदी के माध्यम से की जाती है। अजान बांध कहाँ पर है? केवलादेव भरतपुर में, ठीक है। केवलादेव अभ्यारण्य गणपक्षी विहार, तो वहाँ पर अजान बांध है, और जब उसमें पानी की कमी हो जाती है तो पांचना बांध से पानी छोड़ा जाता है। और किस नदी के माध्यम से? गंभीर नदी के माध्यम से पानी पांचने बांध से अजान बांध में आता है। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, जरा देखिए, साबी नदी। इसका उद्गम स्थल आप लोग याद रखें, सेबर की पहाड़ी भरतपुर से होता है। सेबर की पहाड़ी भरतपुर से होता है, ये इसका मार्ग है। क्लियर? ये मार्ग आप लोग याद रखें। क्लियर? और इसका अंत होता है गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत। सेबर की पहाड़ियों से निकलती है और गुड़गांव के मैदान हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। अलवर होते हुए निकलती है। राजस्थान के हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? साबी नदी, एकमात्र नदी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान की नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न यहाँ से बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी या इसका दूसरा नाम है बराहा नदी। ये निकलती कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती हैं। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। कौन सी? मोती झील।
मोती झील, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मोती झील को कहते हैं जो भरतपुर में है। ये रूपारेल नदी पर अंदर ही पड़ती है मोती झील, इसमें पानी आता है रूपारेल नदी का, इसलिए। मोती झील के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, ये बनाई गई है रूपारेल नदी पर सुजान गंगा। यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ तक करता है। भाई मोती झील का पानी कहाँ जाता है, मोती झील से लोहागढ़ तक, भरतपुर तक जाता है। एक पानी का लिंक है, एक चैनल है जिसके माध्यम से पानी बहता है मोती झील से लोहागढ़ तक। इसे सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इंडिया का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है, कुचिकल। कौन सा है, कुचिकल प्रपात है, ये याद रखें आप लोग, जो कर्नाटक के अंतर्गत है और किस नदी पर है, इसी ही नदी पर है, बराह नदी पर। ठीक है, इसी ही बराह नदी पर स्थित है। अगली नदी कांकणी नदी या कांकणे या मशहूरदी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्गम होता है कोठारी गांव जैसलमेर से। और एक नोट याद रखें आप लोग कि भुज झील जैसलमेर में इसी नदी पर स्थित है। भुज झील भी इस कांकणी नदी या कांकणे नदी पर स्थित है। दोनों में अंतर है, कांकणी नदी और कांतली नदी, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद में अंत्य प्रवाही नदियाँ जो अन्य भी हैं, अन्य अंत्य प्रवाही नदियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जरा देखिएगा। बहुत सारी नदियाँ हैं। तो सामर झील अपनी जयपुर, अजमेर और नागौर में पड़ती है। यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। देखिएगा, रूपनगढ़ नदी एक निकलती है, रूपनगढ़ नदी अजमेर से। दूसरी खारी नदी नागौर से। खंडेल नदी या खंडेला नदी ये सीकर से। और एक है मनोहरपुर की पहाड़ी से निकलती है, मेंथा नदी जयपुर में। ठीक है, ये अन्य अंत्य प्रवाही नदियाँ भी याद रखें आप लोग। राजस्थान में सावर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली एकमात्र नदी, ये फैक्ट याद रख लें आप लोग। ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि सामर झील में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी कौन सी है, मेंथा नदी। क्लियर। इस तरीके से हमारा यह पहला पार्ट फिनिश होता है आज, और आगे आएगा आप लोगों का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है, आगे बात करने वाले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक बार सभी जम के लाइक कर दें वीडियो को। यदि आप लोग दिल से ये मानते हो कि वीडियो बहुत अच्छा बनाया हमारे भाई साहब ने, हमारे क्लासेस के डायरेक्टर ने, या खुराना स्टडी की टीम ने आप लोगों के साथ में इतनी मेहनत करी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए प्रत्येक वीडियो को। राजस्थान जीके और साइकोलॉजी की हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे। राजस्थान जीके के नोट्स हैं, याद रखें आप लोग, सुभाष चारण जी के। किसके हैं, सुभाष चारण जी के हैं। और यदि आप लोगों को साइकोलॉजी के नोट्स की आवश्यकता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रतिदिन वंदना जादौन के। किसके, वंदना जादौन के नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूँगा, इसी तरीके से प्रतिदिन 1-2 वीडियो लेकर के आऊँगा। और टॉपिक वाइज हम क्लियर करने वाले राजस्थान जीके और साइकोलॉजी। टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम लिंक पर जा कर के हमारा ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, और आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, मुफ्त में मिलेगी आपको PDF। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।